हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर और हमारे इस सक्सेस स्टोरी के सेक्शन में। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो हमारे लवकांत सर हैं। इन्होंने 2022 सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में डिविजनल अकाउंटेंट B32 जो पोस्ट कोड है उसे क्रैक किया है। तो उनके बारे में जानेंगे बहुत कुछ, कैसे उनकी सेल्फ स्टडी रही है, यूट्यूब से किया है, अपने आप से किया है। जो आपके मन में सवाल रहते हैं मेरे थ्रू मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे आपकी लाइफ आगे पैन आउट करी है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस सेक्शन में। लवकांत सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। तो ये बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश औरैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन सर मैं पिछले 15 सालों से लगभग इंदौर में रहा हूँ, मध्य प्रदेश, और वहीं से मैंने अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन वहीं से की है। और अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन मैंने जबलपुर से किया है। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से सर। सिविल इंजीनियरिंग, तो ये है कोर ब्रांच से हम आए थे। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, ये तो रहा, ठीक है। आप इंदौर से हैं, इंदौर से बहुत ज़्यादा साफ सिटी है, शायद वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। तो कितने सालों से रह रही है? 7 times in a row। हाँ सर। तो अभी जैसे आप गुड़गांव दिल्ली में आए हो, तो वहां से यहाँ आने में कितना डिफरेंस तो लगेगा, सबको डिफरेंस लगता है हल्का सा। तो डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस आप मुझसे इतना जान सकते हैं कि सर जमीन और आसमान का अंतर है। उसका कारण यही है पोल्यूशन। इंदौर में मैं रहता था, चिड़ियों के चहकने की आवाजें आती हैं सर इंदौर में। हाँ। और यहाँ मैं देखता हूँ चिड़िया तो बहुत दूर की बात है, आदमी को सांस नहीं आ रही ढंग से, वो तो फिर भी बहुत वीक होते हैं। हम जो ह्यूमंस हैं हम काफी स्ट्रांग हैं, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ उस हिसाब से हम लोग सांस लेने में हमको प्रॉब्लम हो रही, तो चिड़िया है तो फिर ठीक है सर। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है हेल्थ वाइज, फूड वाइज, कल्चर वाइज। तो हिंदुस्तान हम जानते ही हैं सर कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हाँ, तो बहुत डाइवर्स कंट्री है, हर पल पे हर 10 किलोमीटर बिल्कुल हर 10 किलोमीटर वही चीज है सर, बहुत कुछ चेंज है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो रहा आपका, जैसे आपने एजुकेशन पहले बैकग्राउंड बता दिया। फैमिली जो थी, आपके एग्जाम क्लियर करने से पहले जो आपकी फैमिली थी वो कैसी उसमें थी परिस्थिति में, और आप वहां से आपने कैसे, आपके दिमाग में आया, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट टाइम कैसे दिमाग में आया कि एसएससी की प्रिपरेशन करनी है? सर अगर मैं अपने फैमिलियल बैकग्राउंड की बात करूं तो फार्मर, मेरे फादर फार्मर है। कृषि हमारा मेन पेशा है, खेती है, वही करते हैं हम सब लोग। लेकिन उसमें जो मैं बात करूं आपसे, हाँ, मेरी एजुकेशन की है, मैंने किस हिसाब से इस चीज की तैयारी की है, तो उसके लिए सर सबसे पहले मैंने जब बीटेक खत्म किया, सिविल इंजीनियरिंग था, पर मेरा मन नहीं था कि मैं प्राइवेट जॉब करूं। बहुत ज्यादा प्राइवेट जॉब की तरफ मेरा इंक्लिनेशन नहीं था, क्योंकि मैं उससे ज्यादा मैं ये सही समझता था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ज्यादा ऊपर है किसी बॉसी कंपनी में जॉब करने से। अच्छा है मुझे अपने ऊपर किसी का ऑर्डर पसंद नहीं। आप रिस्पेक्टफुली मुझे बोलेंगे तो मैं कुछ भी करूंगा। इसी चक्कर में मैंने प्राइवेट को ना तवज्जो देके आफ्टर बीटेक मैंने प्राइवेट ना करते हुए मैंने गवर्नमेंट की तरफ फोकस किया। और सबसे पहले सबको पता है, जो भी बच्चा होगा जो प्रिपरेशन करता होगा, एस्पिरेंट होगा, उसके पहले सबसे पहले उसके दिमाग में यही ख्याल आता है यूपीएससी डीएम बनेंगे, आदेश झाड़ेंगे, खत्म कर देंगे शहर को, धुआं जो हमने वीडियोस में देखा है हम बिल्कुल वैसे करेंगे। हाँ सर, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि हमने सपना देखा पूरा होगा, क्योंकि हर्डल्स नहीं आएंगे तो सक्सेस का मजा कैसे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर्डल्स सबने झेले। और सर अगर मैं बात करूं इसके स्टार्ट होने की, तो मैं यूपीएससी में फेल हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके। उसके बाद तुरंत सितंबर में एसएससी का नोटिफिकेशन आया। बिल्कुल। मैंने फॉर्म भर दिया, फिर सोचा क्या करूं। अक्टूबर में स्टार्टिंग में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। और पता था कि दिसंबर में, क्योंकि एसएससी बहुत मिशन मोड में काम कर रहा था, पता था दिसंबर में एग्जाम आने वाला है। मैंने सोचा पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे भी मैं आईआईटी जेईई क्रैक किया हुआ था, तो मुझे इतना आइडिया था। देखो सर अभी आज के टाइम पे मिथ क्या चल रहा है ना, कि 5 महीने में एग्जाम, 25 दिन में। मैंने यही वीडियो देखी कि 25 दिन में एसएससी कैसे क्लियर करें, 75 दिन में कैसे एसएससी क्लियर करें। इज इट पॉसिबल सर? आप बताइए, आप भी सिलेक्टेड है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उसका कारण ही क्या है कि एसएससी का एग्जाम ही 5 महीने में कंडक्ट हुआ, जो सुपर फास्ट हुआ वो। बिल्कुल। कैसे आदमी 150 दिन में फॉर्म भरने के बाद एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कैसे कोई 25 दिन में सिलेक्शन ले सकता है? ये मेरे दिमाग से कई परे है। तो ये बातें बिल्कुल झूठ है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने मान लो अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की, मार्च में मेंस हो गया, मैंने 5 महीने प्रिपरेशन की। लेकिन उन 13 या 14 सालों का क्या, जो मैंने उसके पहले अपनी मेहनत की है। मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की 2 साल, उसके बाद नहीं हुआ तो मैंने ड्रॉप लिया। बिल्कुल। मैथ्स पे मेरी इतनी अच्छी कमांड हो गई। तो वो चीजें कोई नहीं बताना चाहता ना आपको, सब सिर्फ अपनी स्वीट स्टोरीज बताना चाहते हैं कि नहीं मैंने तो 25 दिन में क्लियर कर लिया, आप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो गधे। हम स्मार्ट थे, आप नहीं कर सकते, आपने नहीं कर पाया मतलब आप गधे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम सबकी तरह। आपका भी दिमाग उसी तरह डेवलप हुआ जैसे हमारा हुआ है, आप भी उतना ही खाना खाते हैं जितना हम खाते हैं, तो सबका दिमाग सेम है सर। बिल्कुल। अच्छा, आपने ना अभी बात करते करते ना एक बात कही कि मैंने आईआईटी प्रिपरेशन की थी। यस सर। तो जैसी जब 12th हुई थी, हाँ सर, तो जो फ्रेम ऑफ माइंड रहता है ना बच्चों का 11th 12th में ना, जैसे 11th में बच्चों को पता रहता है, 10th में आप बच्चे के दिमाग में होता है कि मुझे आईआईटी की ना प्रिपरेशन करनी है या फिर मुझे इस वे में जाना है, तो बच्चा 11th 12th से उस चीज़ के लिए दिमाग में लगाने लगता है। यस सर। तो जो वो आपका फेज था, मुझे लगता है काफ़ी बच्चे हैं ना प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो आप भी उन बच्चों में से होंगे जो आपने स्ट्रगल, जो आपने वहाँ पर मेंटली स्ट्रगल करी है 11th 12th में। फिर जो आपने एक बात और कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा कि मैंने ड्रॉप लिया, तो जो टाइम था उस टाइम के बारे में थोड़ा सा हल्का सा मुझे बताइए। सर ऐसा होता ना, कोई भी प्रिपरेशन हो, आपको सिलेक्शन नहीं देगी तो सिखा के जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। 11th 12th में मैंने प्रिपरेशन की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये समझ गया कि आप खुद के साथ झूठ बोल के बहाना बना के कि नहीं यार पेपर टफ आ गया, नहीं इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, आप खुद के साथ बहाना बना रहे, आप खुद के साथ झूठ बोल रहे। मैंने उस चीज से सीख ली। एटलीस्ट आपको प्रिपरेशन कुछ ना दे जाए, आपको बैठना सिखा देती है कि भैया आप 12 घंटे बैठेंगे कैसे पढ़ने के लिए, आप किताबों को सामने रख के 12 घंटे आपको नींद नहीं आनी चाहिए, इतना तो सिखा के गई वो मुझे प्रिपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने 4 साल बीटेक में अपना टाइम गवाया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद भी मैंने आके कमबैक किया और मैंने एसएससी के लिए 8-9 घंटे पढ़ाई की, 5 महीने रेगुलर पढ़ाई की और मैंने क्रैक किया। वो चीजें सिखाती हैं, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी कोई भी प्रिपरेशन कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन बशर्ते आपने पूरी अपनी शिद्दत से की हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। झूठी प्रिपरेशन करना माँ बाप को दिखाने के लिए कि नहीं मम्मी अगर 2 घंटे देख लेंगी पढ़ते हुए तो कॉफी मिल जाएगी तुरंत, ये सब बकवास है, आपके लिए चीज है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा देखो, क्या है ना कि आपने सुना होगा कि अभी मैंने भी खुद से बोला कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया। देखो वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है, उससे पहले वो आदमी, वो इंसान काफ़ी बार है ना फेल हो चुका होता है। उस फेलियर से है ना कहीं या तो सीख जाओ, और नहीं सीखो तो आगे प्रॉब्लम आती है। तो जो इन्होंने है ना देखा अपनी लाइफ में, बीटेक से पहले आईआईटी की तैयारी करी, तो आई थिंक मुझे लगता है वही बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है जो आपकी प्रिपरेशन है एसएससी के अंदर। सर आप बताओ, मेरा फर्स्ट टाइम आईआईटी क्वालिफाई नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं कैसे सक्सेस स्टोरी है? हाँ फेलियर, बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट फेलियर देन सक्सेस, ये हमेशा तरीका होता है। आपको अगर पहली बार में सक्सेस मिल जाएगी, आपको उसकी कदर नहीं रहेगी सर। आप सोचेंगे ये हलवा है, फिर वो वीडियो आना शुरू हो जाएंगे कि 25 दिन में कैसे एसएससी क्रैक करें, मैंने कर ली फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये सब झूठ है, ये सब मिथ है, क्योंकि आपको कहानियां अगर लोग बेचेंगे तो वो तभी बेच पाएंगे जब वो सिर्फ आपको अच्छा पार्ट दिखाएंगे। आपको उन्होंने जहां बुरा पार्ट दिखाया, जहां किसी भी एग्जाम का नेगेटिव पार्ट दिखाया, जहां आपको पता चला कि ईडी में ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, आप तुरंत उससे कट गए, नहीं हम तो डीए लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका आपको पॉजिटिव पार्ट दिखा के आपको बेची जाती है सपने। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम है सर। अभी सर ने एक चीज़ पे एम्फसाइज किया कि 75 डेज स्ट्रेटजी, 50 डेज स्ट्रेटजी, तो ये स्ट्रेटजी रहती हैं, ये रियलिटी में काम किन लोगों के लिए करती है। देखो बेसिकली एक स्टूडेंट जो होता है, जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसके लिए, वो बच्चे के लिए प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी नहीं सही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना काम नहीं कर चुका अपने ऊपर। ये उनके ऊपर सही रहती है, और टाइम टेबल वाइज जो स्ट्रेटजी रहती है, जो बच्चे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात बोली है। ये क्यों, अगर मैं बोलता हूँ 2 महीने की स्ट्रेटजी, मेरे ऊपर 2 महीने की स्ट्रेटजी मैंने खुद किया है अक्टूबर से दिसंबर में, उसका कारण पता है सर क्या है? बच्चों को ये पता नहीं होता कि मेरे फर्स्ट मॉक में नंबर कितने आए थे। मेरे फर्स्ट मॉक में ही नंबर थे 107। बिल्कुल, तो मुझे 107 से 145 पहुंचने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स 40 आ रहे हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट में और आप 60 दिन की स्ट्रेटजी देख रहे हैं, तो आप देखो गलत नहीं कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आपको कम से कम एग्जाम के लिए सीरियस हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आपको हार्ड वर्क की कितनी जरूरत है। बिल्कुल, वो आपको ये चीज डिफाइन कर देती है आपके फर्स्ट मॉक में मार्क्स, और तब आप 60 डेज स्ट्रेटजी देखेंगे तो आपको कुछ फायदा करेगी। आपने मॉक दिया नहीं, आपने खुद को एनालाइज किया नहीं, आपने 60 डेज स्ट्रेटजी देख ली, वो आपके किसी काम की नहीं। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, और बहुत ही ब्लंट होके वाली बात बता रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल जो आप देखते हो ना यूट्यूब पे, आप रील्स चलाते हो, रील्स पे रील्स चलती रहती है, एक के बाद एक रील्स आती रहती है, और स्टूडेंट जो होता है ना उन चीज़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा ना अफेक्ट हो जाता है। वो सोचता है अबे यही तो है मेरी लाइफ, ऐसे ही तो चल रहा है, और ऐसे ही मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर चल जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है, और आपको हर चीज़ अगर आपको कुछ पानी है तो त्याग मांगती है, और वो त्याग मेरे सर यहाँ ब्लंट होने का सबसे, जो आपने बोला मैं बहुत ब्लंट हूँ, मेरे सबसे ज्यादा ब्लंट होने का मतलब कारण ही यही है
कि एक तो ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, आपने मुझे कुछ पहले से बोला नहीं कि मेरी कंपनी का ये कर देना या ये कर देना, मेरी तारीफ कर देना। अगर मैंने आपसे नहीं पढ़ा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, तो ये मैं अपने एथिक्स के साथ गलत कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप बी ग्रेड या ए ग्रेड की जॉब करना चाहते हैं, आप अपने एथिक्स के साथ गलत कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपका उस जॉब में जाने का। आप इस देश की ब्यूरोक्रेसी की एक सीट बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आप एथिकल नहीं है, आप ईमानदार नहीं है। आप जाएंगे इंटरव्यू देने, पूरा स्क्रिप्टेड होके इंटरव्यू में बोलेंगे, बच्चे क्या देखेंगे? सिर्फ आपकी पॉजिटिव साइड। हाँ ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये AIR 1 ने तो यहाँ ऐसा फोड़ा था और AIR 1 ने सिर्फ इससे पढ़ा। इसका क्या मतलब होता है AIR 1 ने सिर्फ इससे पढ़ा या AIR 2 ने सिर्फ इससे पढ़ा? इसी बात से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देखो ब्लंट तो इसलिए क्योंकि है ना, जो आजकल चल रहा है, बच्चे है ना उसके पीछे भागने लगता है, और इनका ही बिल्कुल सही है जो इन्होंने देख लिया अब तक। यार मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, उससे पहले मैं पढ़ रहा था, और आसपास जब चीज़ें देखता है इंसान तो उन चीज़ों से करता है, रिपेल करता है कि यार ऐसा तो नहीं है, ये तो रियलिटी है ही नहीं। तो वो चीज़ इंसान के अंदर होती है, दिमाग के अंदर। दूसरा, जैसे भी ये बात कर रहे थे कि ये रियलिटी नहीं है सर, ऐसे थोड़ा बन जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे। आपको काम करना पड़ता है अपने ऊपर, और वो काम किया है इन्होंने, और वो दिखता है, तभी आपको वो पोस्ट मिलती है, वो आपको ओहदा मिलता है, आपने उतनी मेहनत की होती है। सर जैसे आपने मेहनत की, अलग अलग टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, मैथ्स के, इंग्लिश, रीजनिंग और GS। तो वो जो पहला पार्ट, तो पहले मैथ्स से ले लेते हैं। तो मैथ्स आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैथ्स सर मैंने आपको बताया, मैंने IIT की प्रिपरेशन की। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलेंगे कि अभी SSC में एडवांस मैथ्स भी आता है। बिल्कुल। एडवांस मैथ्स मेरा ऐसा था कि मेरे को कोई भी टॉपिक आप दे दो उठा के, छूमंतर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। जी। थोड़ा मुझे अरिथमेटिक बेसिक पे काम करना पड़ा क्योंकि बेसिक से मैं बहुत आगे उठ चुका था, लेकिन एडवांस मेरा बहुत सॉलिड था। तो मैंने बस बेसिक पे यूट्यूब की हेल्प ली सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे यूट्यूब बेस्ट वे टू प्रिपेयर। मैंने यूट्यूब की हेल्प ली, मुझे जो वीडियो अच्छा लगा उसको देखा, सॉल्व किया, खत्म किया। मैक्सिमम प्रैक्टिस, मिनिमम थ्योरी, मिनिमम थ्योरी, मैक्सिमम प्रैक्टिस, ये मेरी मैथ्स की स्ट्रेटजी थी सर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैं खुद से मैथ्स पढ़ाता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि ठीक है आती है, बट एग्जाम में जैसे मान लो अब N90 का हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, पहले जैसे मान लो मेंस में 200 नंबर का है पेपर, तो आपको कभी ऐसा हुआ कि सर फुल नंबर तो आने रहे हैं, पर आता तो मुझे सारा है, पर एक फुल नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या रीजन रहता है उसका? फुल नंबर सर उसके कई सारे रीजन रहते हैं। टाइम बाउंड SSC के एग्जाम, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज टाइम बाउंड, वो आपका दिमाग हीट कर देती है। बिल्कुल, आपको पता होता है कि आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, आपका दिमाग हीट हो गया, आपने या तो ऑप्शन का आंसर गलत लगा दिया या फिर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया। दो चीजों से आपका गलत होता है। ऐसा नहीं कि आपको वो आता नहीं था, आता मुझे था, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट, एग्जाम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, ये सब चीजें मिला जुला के आपको फुल मार्क्स लाने से रोकती हैं सर। अच्छा, मान लो कोई बच्चा है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे साथ लवकांत सर, कि उन स्टूडेंट्स की ना मैथ्स में बहुत वीकनेस होती है। हाँ सर। जैसे आपका बहुत अच्छा था, बट आपको क्या लगता है कि अगर किसी बच्चे का अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक हो, एज अ स्टूडेंट पार्ट ऑफ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, yes, उसे क्या करना चाहिए अगर मान लो उसे मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है डेली बेसिस पे? सर मैं बहुत सिंपल सी चीज है सर, ये आप सबसे पहले क्वेश्चन उठाइए। आपने पहले पढ़ लिया, मैं मान लो आपने पढ़ लिया पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका फिर भी वीक, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आप करते रहो, बिल्कुल आप सॉल्यूशन देखते रहो, करते रहो, सॉल्यूशन देखते रहो, करते रहो, सॉल्यूशन। मैं सिर्फ SSC वालों के लिए ये बात बोलूंगा क्योंकि मैंने SSC का एनालिसिस काफी किया है, मैंने देखा है। SSC वालों के मैथ्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि कुछ फिक्स टाइप हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। आपको मैथ्स में रामानुजन नहीं बनना है, आपको मैथ्स में PhD नहीं करनी है तो किसी भी इंस्टीट्यूट बड़े जाइए, कीजिए। लेकिन अगर आपको SSC निकालनी, सर आप भी जानते हैं, आपने भी बहुत एनालिसिस किया है, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, एक कुछ फिक्स टाइप होते हैं, मैं मानता हूं 100-150 टाइप होते होंगे, बिल्कुल 100-150 टाइप होते हैं। उन 100-150 टाइप के आप 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ना। अच्छा, क्या इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ पार्ट प्ले करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल पार्ट प्ले करते हैं सर। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि सर आपने 2021 की बात की, जब 100 क्वेश्चन आते थे, 200 मार्क्स का होता था, उस टाइम क्वेश्चंस का लेवल होता था सर। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ एक कहानी अलग होती थी कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे, आप 60 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, इतना हीट हो जाएगा कि आप बोलोगे कि कोई प्लीज एग्जाम में मुझे कॉफी ला दो और 15 मिनट का ब्रेक दे दो। और ऐसा होता नहीं है, इसी चक्कर में बच्चों के मार्क्स गिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। लेकिन अब हो गया है 90 मार्क्स का, बिल्कुल। अब आपको चिल रहना है। हाँ। साथ में जो एक और चेंज आया है, आप इस बार का पेपर उठा के देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस। 2021 में जो क्वेश्चंस आते थे ना, वो पढ़ने में आपके 30 सेकंड जाते थे। बिल्कुल। उसके बाद जब कुछ समझ में आता था, तब तक आपका टाइम जा चुका होता था, आपको टेंशन हो जाती थी, आप या तो तुक्का मार के आते थे या छोड़ देते थे 1 मिनट वेस्ट करने के बाद। लेकिन आज के टाइम पे सर क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है, मैक्सिमम 2 लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ो, फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो। बिल्कुल। वो जो मैथ्स का स्टैंडर्ड था ना, वो गिरा दिया। लेकिन
आपको आज भी अगर टफ क्वेश्चंस कोई करा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स बहुत टफ क्वेश्चंस आज भी करा रहे हैं, वो इसलिए करा रहे हैं ताकि आप उनका कोर्स खरीद लो। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई इसके पीछे और कोई कारण नहीं है आपको कि एग्जाम में टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। रीजनिंग की बात कर लो तो लोग बोल रहे थे जब पैटर्न चेंज हुआ कि बैंकिंग की रीजनिंग आएगी। बैंकिंग की रीजनिंग में क्या पजल पूछेंगे? आपसे 30 मिनट में वो पजल पूछ लेंगे तो फिर बैंकिंग में और एसएससी में अंतर क्या रह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मान लो ये तो मैथ्स की बात है कि मैथ्स में आपने कितना आपको आता था, और आपने ये बता दिया कि जो बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं उन्हें क्या करना होता है। क्योंकि देखो मोस्टली जो जनता रहती है वो हमारे पास जनता ऐसी रहती है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आती है मैथ्स के कारण। तो वो आपने बिल्कुल क्लियर किया कि ऐसे करना चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट अगर आप देखो, कैलकुलेशन पार्ट में बच्चों को क्या करना चाहिए मैथ्स के अंदर? कैलकुलेशन पार्ट में सर सबसे जरूरी चीज स्क्वायर्स, क्यूब्स, बिल्कुल, बोर्ड मास की प्रैक्टिस। तो कहाँ से कहाँ तक के आपको स्क्वायर याद थे? सर स्क्वायर एक्चुअली मुझे स्क्वायर याद 25 तक ही है, सच्चाई यही है, मुझे 25 तक स्क्वायर याद है। लेकिन ऐसे कुछ तरीके हैं जो आप जब बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं ना तो आपके खुद के तरीके बन जाते हैं कि मैं ऐसे स्क्वायर इसका फटाक से निकाल दूंगा। बिल्कुल। देखो दो रास्ते होते हैं, बहुत सिंपल सी बात बताइए, अभी इनसे ही एक बात निकली यहाँ से। देखो दो रास्ते होंगे, एक आपके घर जाने का लंबा रास्ता होगा, एक शॉर्टकट होगा। बट आप बहुत टाइम से ना उस लंबे रास्ते से जा रहे हैं, अब आपको उस लंबे रास्ते के हर गड्ढे का, हर स्पीड ब्रेकर का पता है, ठीक है? तो वही रास्ता आपके लिए क्या हो जाता है, सिंपल, आसान हो जाता है। तो यही एक तरीका था, अब बच्चों अपना तरीका बना लेते हैं। अच्छा सर, मान लो ये तो हो गया मैथ्स के बारे में। अगर मैं बात आता हूँ जो इस बार सबसे बड़ा पार्ट था इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए क्या किया है? नंबर भी आपके काफी अच्छे आए हैं इसमें। इंग्लिश सर मेरा सबसे वीक पार्ट हुआ करता था। मेरे 10th बोर्ड में 50 मार्क्स थे इंग्लिश में, और इंग्लिश से मुझे काफी डर लगता था। और मैं एसएससी सीजीएल में कभी आया नहीं 2022 से पहले। उसका सबसे बड़ा कारण था 200 नंबर की इंग्लिश आना। ऐसा नहीं कि मुझे मैथ्स आता था फिर भी मैंने एसएससी छोड़ के यूपीएससी किया, मुझे कोई शौक नहीं था। जॉब हर कोई चाहता है ग्रेजुएशन के बाद, घर से प्रेशर सबके ऊपर होता है सर। जॉब मैं भी चाह रहा था, लेकिन मैंने एसएससी में नहीं आया, उसका कारण था 200 नंबर की इंग्लिश। पैटर्न चेंज हुआ, 135 की इंग्लिश आई, उसके साथ मेरा थोड़ा डर खत्म हुआ। मैंने जैसे जैसे मॉक्स देना शुरू किया मुझे आइडिया लगा, मुझे ये आइडिया लगा कि इसमें भी कुछ खास पैटर्न है। खास पैटर्न क्या है? वोकैबुलरी से आप आधी चीजें कर सकते हो। क्यों? वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस इसलिए आता है इसमें सर कि आप हमारी और आपकी बात करने की, सोचने की भाषा हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल। हम पेपर दे रहे हैं इंग्लिश में, बिल्कुल, लेकिन हम सोचेंगे हिंदी में। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमने पढ़ा और सोचना इंग्लिश में चालू कर दिया, लोग दैट इज, दिस इज दैट, दिस इज दैट। नहीं, हम सोचेंगे हिंदी में कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अगर हर चीज का मतलब पता होगा ना, दैट इज वोकैबुलरी। ओके ओके। अगर हमें उस शब्द का, उस वर्ड का मतलब पता है कि हमारी भाषा में कि इसका क्या मतलब होता है, आप फिल इन द ब्लैंक्स हो। आप वोकैबुलरी का कोई भी पार्ट हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, चुटकी में कर दोगे। कॉम्प्रहेंशन पार्ट मैंने बोला, मान लो मेंस में कॉम्प्रहेंशन पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पूरे पैसेज को समझ लोगे ना अपनी भाषा में, हिंदी में, आप पहली बात तो जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको ढूंढना आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा सर, ठीक है। दूसरी बात, कॉम्प्रहेंशन में जो एक क्वेश्चन फंसाने वाला था वो भी कहां से आता है सर? वोकैबुलरी से। बिल्कुल। तो क्यों ना वोकैबुलरी कर ली जाए? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना ज्यादा इंपोर्टेंस वोकैबुलरी को दे दिया जाए, ताकि हमें सब कुछ हर चीज का मतलब पता चल जाए, उससे हम सोचने की शक्ति बढ़ जाए। खत्म सर। अच्छा, वोकैब आपने बताया पहले वीक थी, तो वोकैब आपने स्ट्रॉन्ग कैसे की? लेवल कैसे? कंसिस्टेंसी। ओके। क्या था सर, मैं पहले 3-4 दिन वोकैब पढ़ा, मेरा दिमाग गर्म हो गया, दिमाग घूम गया, मैं नहीं पढ़ूंगा, ग्रामर पे फोकस करता हूँ। 5 दिन ग्रामर पे फोकस किया, 70 रूल पढ़ लिए, तो वहां से भी दिमाग खराब हो गया। वो तो मैं अप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। वोकैबुलरी कम से कम रट ली तो अप्लाई तो कर पाऊंगा, वो तो मैं अप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर में रूल्स ही इतने हैं, प्लस हर चीज में चेंज हो जाता है, पास्ट में, परफेक्ट में, इसमें उसमें सब में चेंज हो जा रहा था। तो मैंने सोचा फिर से वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। अच्छा। रोज के 30 पकड़ लिए, 30 एंटोनिम सिनोनिम, 30 वोकैबुलरी, बिल्कुल, 30 वन वर्ड, 30 इडियम्स फ्रेजेस, खत्म। सभी यूट्यूब से कर रहे हैं? किताब से, बुक से। हार्ड कॉपी सर, हम बीटेक वाले हैं, हार्ड कॉपी की बहुत ज्यादा आदत है, तो हार्ड कॉपी से। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने भी बीटेक किया हुआ, आप भी इस बात से सहमत होंगे सर। अच्छा, ये तो हो गया वोकैब के बारे में। देखो क्या कहता है, आपका वोकैब पार्ट है, वोकैब का पार्ट आपका रीडिंग से अच्छा हो सकता है। वोकैब का पार्ट जैसे सर ने किया एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, ये सब करना स्टार्ट किया पर डे 30 के हिसाब से, ये इनका तरीका था। अगर मैं बात करता हूँ वोकैब से आता हूँ आपके पास, उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर वो करते थे या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ लिया करते थे? नहीं सर, मैं ना कोई आर्टिकल पढ़ता था, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता था। उसका कारण यही है, मेरे को वोकैब आने लगी धीरे धीरे, पढ़ने में ठीक ठाक था सर, एवरेज स्टूडेंट था, तो कॉम्प्रिहेंशन के 5 में से 3-4 क्वेश्चन एवरेज हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो 1-2 में प्रॉब्लम आती थी ना, धीरे धीरे वो भी वोकैब ने खत्म कर दी। अच्छा।
वोकैब जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता गया, जैसे 2 महीने हुए तो आप समझिए 60 दिन में 30 एंटोनिम सिनोनिम, 30 वन वर्ड, 30 वोकैबुलरी, 30 इडियम्स फ्रेजेस सब सॉल्व हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी वोकैब लगभग 50-60% एसएससी की वोकैब क्लियर हो गई, बिल्कुल खत्म हो गया। वो तो जो एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आती थी कॉम्प्रिहेंशन के, वो भी सॉल्व हो गए, आप समझिए। और साथ ही साथ जो इस बार जिसने बच्चों को परेशान किया, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल मैं वही आने वाला था। देखो इस बार क्या हुआ है, पीक्यूआरएस पैराजंबल्स ने बच्चों को काफी परेशान किया और गलत भी हुए हैं। ठीक है, काफी बच्चों के गलत भी हुए हैं, काफी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि सर पीक्यूआरएस ले गया हमें। ठीक है, तो वो पीक्यूआरएस वाला कैसा खेल आपने कैसे सुलझाया? वोकैबुलरी मैं बोल रहा हूं ना सर, मैं एज ए अभी आपसे एस्पिरेंट से ज्यादा मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूं। उसका कारण ये कि मेरा एनालिसिस पार्ट मैं एज ए टीचर सोचता हूं, बाद में सोचता हूं एज ए एस्पिरेंट, क्योंकि मुझे पता है कि होना क्या है। मैं एनालिसिस पार्ट स्ट्रांग होने का यही कारण है। क्लोज टेस्ट मुझे मतलब पता था, मैं ग्रामर के पीछे नहीं भागता था कि इस सेंटेंस में विल लिखा है, इसमें हैव लिखा है, तो ये दोनों जोड़ेंगे ना। मुझे हिंदी में मतलब पता चल गया, मैं इसके बाद यही लगाऊंगा। मेरे सारे के सारे पैराजंबल सही थे। एक मैंने एरर वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने देखते से छोड़ दिया, मुझे पता है मुझे क्या छोड़ना है। अच्छा, आपका अगर एलिमिनेशन और छोड़ने वाला पार्ट स्ट्रांग है, आपके मार्क्स क्लियरली बढ़ेंगे। स्किपिंग पार्ट आपकी लाइफ में अगर स्किपिंग पार्ट है ना, चाहे वो लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है, कि कोई बुरी चीज़ है आपको एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है, वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, ये वाला क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, ये स्किपिंग पार्ट होता है ना, वो अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको सक्सेस मिलता है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। अच्छा, ये तो हो गया, सही सही बात है। आपने एक बात बोली अभी कि सर 70 रूल्स इंग्लिश के, तो वो क्या था? वो सर आपका सर घुमा देते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए। क्वेश्चन आने एरर के 2, रट लो 70 रूल्स। क्या फायदा है, आप खुद देख लेना। उससे अच्छा है कि वो 70 रूल्स 70 दिन तक रटने से अच्छा है रोज का एक। आप 70 दिन तक वोकैबुलरी पढ़ के देख लो, अगर मार्क्स में 20 नंबर का अंतर ना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो जो बच्चा बिल्कुल अभी बेस से उठ रहा है, अभी इंग्लिश स्टार्ट कर रहा है और हिंदी मीडियम का है बेसिकली, हाँ सर। तो हिंदी मीडियम का बच्चा अगर मान लो इंग्लिश करना स्टार्ट करता है, तो क्या उसके लिए डायरेक्टली वो कैब आप रिकमेंड करेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि नहीं यार इसको थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेना चाहिए, एक बुक पढ़ लेनी चाहिए सारी सारी? उसको टेंस पढ़ लेना चाहिए। देखो सर, मैंने अपने आप को एवरेज बोला है, तो मैंने उसमें ये भी कंसीडर किया है कि मुझे टेंस आते थे। ठीक 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 ठीक। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं एकदम डम था, मुझे टेंस भी नहीं आते थे, ये झूठ मैं बोलना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। ओके। मुझे टेंस और साथ में सेंटेंस को समझने की परख थी मेरे अंदर। ओके कि कहां पे क्या आएगा, ये फ्यूचर दिख रहा है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट दिख रहा है, तो ये चीजें मैं समझता था। अब जो हिंदी मीडियम से छात्र आ रहा है जिसने रीडिंग बहुत कम की हुई है इंग्लिश की ऑलरेडी, उसको मैं बोलूंगा सबसे पहले टेंस पढ़ लो सर आप। ओके। टेंस की समझ जैसे ही आपको हो गई ना, आप सेंटेंस को फ्रेम करना सीख गए ना, आप जब 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको सेंटेंस में गलती दिखने लगेगी देखते से, कि यहाँ पे ये चीज कम है, यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए। वो चीज आप प्रैक्टिस के साथ बढ़ती जाएगी सर। और वोकैबुलरी तो है ही रामायण। अच्छा, पर डे इसके इंग्लिश के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, मतलब अलग से अगर आप मॉक टेस्ट इज बेस्ट। चलो ठीक है, उस पर तो आएंगे हम, बाद में आएंगे, मॉक टेस्ट पे बात करेंगे। अच्छा, अब जो नया चीज़ ऐड हुई है हमारे पास मेंस में, और आप सभी बच्चों को पता है पैटर्न में हमारे पास जो नई चीज़ ऐड हुई है, इंग्लिश के में 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, पर साथ साथ 25 क्वेश्चन हमारे पास जीएस के भी हैं। तो आइए थोड़ा सा जीएस के में बात कर लेते हैं। सबसे जीएस सर कैसे, मतलब, और एक एक करके, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री में क्या किया, पॉलिटी में क्या किया, ज्योग्राफी में क्या किया, कुछ आपके पसंदीदा टॉपिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा साइंस में क्या किया, और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर आपने कैसे किया? मैंने जैसा बताया, मैंने यूपीएससी की पहले तैयारी कर बिल्कुल। रही थी। मैंने इन 5 महीनों में जो मैंने तैयारी की है, मुश्किल से 4 या 5 दिन जीएस पढ़ी होगी। बिल्कुल। अगर हार्डली मैंने पढ़ी। उसका कारण क्या है कि मैं यूपीएससी की जब 1 साल तैयारी करके आया हूं ना, तो मैंने समुद्र पढ़ रखा है, और इस एग्जाम में उस समुद्र में से 1 लोटा भर के पानी आना है, लेकिन उसके अलावा भी जो आना है ना, वो भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, कुछ भी पढ़ के आ जाओ। क्योंकि एसएससी की मैंने देखी है, मैं जब यूपीएससी की भी प्रिपरेशन हो रही थी, जब मैं कर रहा था, उस टाइम भी एसएससी का पेपर आता था, मैं इसकी जीएस ही सॉल्व करता था, क्योंकि यूपीएससी में मैथ्स का कोई रीजन नहीं था। मैं इसकी जीएस सॉल्व करता था ना, तो मेरे होश उड़ जाते थे। 25 में से 10 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, मैं ये सोचता था अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन का कि क्या मैं सही में यूपीएससी की प्रिपरेशन सही से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे से एसएससी की जीएस सॉल्व नहीं हो रही। लेकिन जब मैं एसएससी की फील्ड में आया, तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि नहीं, मैं सही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, ये जीएस पूछती है ऐसे। अच्छा। आपको कम तुक्का मारना है, बेसिकली अपने आप को बहुत लिमिटेड रखना है। सर आपने बोला कि मैंने मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे करी, मैंने कुछ नहीं करा सर, मैंने एनालिसिस करा। जो मेरा जबरदस्त पार्ट है, मैंने उस पर ध्यान दिया। मैंने देखा कि आप पूरी मॉडर्न पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कभी नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के लाओ। मैंने साइंस देखा, मैंने देखा कि विटामिन हो गया,
ठीक है सर। और जो अपने रोग होते हैं, जो डिसीजेस होते हैं विटामिन की कमी से, वो हो गए, इन पे क्वेश्चन मुझे हर बार देखने को मिला, क्यों ना इसको 5 बार पढ़ लूं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी एक किताब पढ़ने से अच्छा है, फालतू इधर उधर सर मारने से अच्छा है मैं क्यों ना एक ही चीज को 5 बार पढ़ लेता हूँ, इससे क्वेश्चन आया तो गलत नहीं जाएगा मेरा। चलिए मेंस में 3 क्वेश्चन आए सर, ये किस्मत होती है, ये एनालिसिस होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात इन्होंने बार बार यूज की, और स्टार्टिंग से आप देख रहे होंगे, चाहे मैंने मैथ्स के बारे में पूछा, इंग्लिश के बारे में पूछा, चाहे मैंने जीएस के बारे में पूछा, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, एनालिसिस। देखो आजकल के ज़माने में कितने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था अभी 2022 में, और 23 में भी 25 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं, और 7500 समथिंग वैकेंसीज है हमारे पास, तो क्या सभी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको एक पार्ट चाहिए होगा। आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, साथ साथ वो जो आपने सुना है कई बार, स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क कहाँ से आता है? आपने देखे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपने देखा यार ये वाला पार्ट बहुत बार आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं बार बार, एनालिसिस, कि आपने देखा है कहाँ कहाँ से आता है। गधे की तरह बस पढ़ाई नहीं करनी है, और बिल्कुल एनालिसिस करना है। वो एनालिसिस सर आप करते कैसे थे, वो जरा बता दीजिए। एनालिसिस का पार्ट सर मॉक टेस्ट से आता है, बेसिकली मॉक टेस्ट से आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है। मैं अपनी प्रिपरेशन में मैंने जो सबसे पहला काम किया था वो किया था 2021 के पेपर से स्टार्ट। बिल्कुल, मैंने पूरे के पूरे 40 पेपर सबसे पहले सॉल्व किए थे विदाउट टचिंग एनी सब्जेक्ट। मैंने इस चीज की परवाह ही नहीं की कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, मेरा कौन सा सब्जेक्ट का कितना सिलेबस बचा है, क्या बचा है, जीरो, एवरीथिंग जीरो। मैंने स्टार्ट किया, पहले सारे के सारे 40 पेपर सॉल्व किए, और उन 40 पेपर से मुझे पता है सर कितनी हेल्प हुई है कि मैंने मैथ्स के 100 टॉपिक निकाल लिए, मैंने इंग्लिश के टॉपिक्स निकाल लिए, मैंने रीजनिंग के टॉपिक्स निकाल लिए, मैंने जीएस के टॉपिक्स निकाल लिए, खत्म। और सिर्फ मैंने उनको पढ़ा शिद्दत से अगले 5 महीने। गुड, ये फर्स्ट से नंबर आए, ये फर्स्ट अटेम्प्ट निकालने का एक तरीका है, आप सभी को बता देंगे। अभी सर ने कहा, उसको थोड़ा हल्का सा मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। इन्होंने क्या 40 पेपर ले लिए प्रीवियस ईयर, और उन्हें लगा दिया, उन्हें लगाना स्टार्ट किया बिना पहले कुछ जाने, कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए, उन्होंने सारे पेपर लगाए। अब इन्हें ये आइडिया हो गया उसके बारे में कि यार कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, पहले उन्हें ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, है ना? पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और फिर बाद में आगे भी देखेंगे और जो चीजें होंगी दूसरी चीजें होंगी, पर पहले इन चीजों को पकड़ ले लेते हैं। तो ये चीज होती है स्मार्ट स्टडी। आप करिएगा तो आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने साथ की एनालिसिस वाला पार्ट जरूर लेके चलिएगा। एनालिसिस वाले पार्ट की सबसे जरूरी बात ये होती है, आपके पास जब तक आपने एनालिसिस नहीं किया, जब तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, प्रीवियस ईयर नहीं दिए, आपके पास 4 किताबें हैं बड़ी मोटी मोटी। आपने जैसे ही एनालिसिस किया, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का मॉक टेस्ट दिए, आपकी वो 4 किताबें उठ के एक किताब में कंबाइन हो गई, और पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट उसी किताब में, मतलब आपका सिलेबस 1/4 कर देता है सिर्फ एनालिसिस। बहुत अच्छा। करंट अफेयर जो बच्चे परेशान रहते हैं, 1 साल करें, 2 साल करें, आज 6 महीने करें। अच्छा सवाल, ये इस बात पे मैं मैसेज भी देना चाहता था सब बच्चों को करंट अफेयर्स के लिए। मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, जब मैंने एसएससी का टियर 1 दिया तब मुझे करंट अफेयर्स की असली औकात पता चली। 5 महीने आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, जिन्होंने पढ़े भी थे, 5 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन से ज्यादा किसी से नहीं हुए, क्योंकि 2020 का करंट अफेयर्स किसको याद था 2022 में? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मैं अपने 5 महीने रोज 1 घंटा, रोज का करंट अफेयर्स चेंज होना, क्यों मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के लिए रोज 1 घंटा अपना बर्बाद करूं? अगर मैं उसी करंट अफेयर्स की जगह वही टाइम अपना मैथ्स और रीजनिंग के जो मेरे वीक पोर्शंस हैं उनको दे दूं, मेरे 100% मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आप वही रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना, और एक दूसरा बच्चा जो वही 1 घंटा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जीएस इसको स्ट्रॉन्ग करने में लगाएगा, आप देख लेना अंतर किसमें ज्यादा आता है। ये तो हमारे पास हो गया मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग रह गया। रीजनिंग से, हाँ, तो रीजनिंग देखो, वैसे तो अभी उन्होंने बोला मैथ्स आता है, फिर उन्हें इंग्लिश का तोड़ निकाला, फिर उन्हें जीएस का तोड़ निकाला, और इन तीनों के जो आपने तोड़ देखे, मैथ्स इनका स्ट्रॉन्ग था बिकॉज ऑलरेडी आईआईटी में प्रिपरेशन कर चुके थे। बट ये जो इंग्लिश और जीएस था, ऐसा नहीं है कि पहले से आता होता है, ठीक है, सब कुछ सीख के नहीं आता इंसान पहले से ही, और यूपीएससी के लिए भी इन्होंने प्रिपरेशन करनी पड़ी होगी, ऐसे नहीं अपने आप ही आ गया, तो वहाँ से प्रिपरेशन की, वो आपका एक्यूमेंट जनरेट हो जाता है इस चीज़ से। बट आपने देखा होगा इनका इंग्लिश और जीएस वाला एनालिसिस वाला पार्ट, इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा आप अपने साथ में। अब रीजनिंग के बारे में जान लेते हैं। सर रीजनिंग का कैसे किया, क्योंकि इस बार रीजनिंग है और आपने इसमें ऐड भी किया था एक चीज़ के अंदर, कैसे, ऐसा तो है नहीं कि पजल आ जाएंगी बहुत सारी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे बैंक के, तो वो आपने कैसे डिसाइड किया कि ये वाला पार्ट पढ़ लेता हूँ और इससे इतने आराम से मेरे नंबर बन जाएंगे मॉक्स में, कैसे इस चीज़ को डिसाइड किया? सर एक चीज़ है, अगर एक ही एजेंसी आपका पेपर करवा रही है, ठीक है, एसएससी और टीसीएस पेपर करवा दिए, तो कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं जो एसएससी ने दी होंगे टीसीएस को कि भैया हमें हर प्रकार के बच्चे को, और हम एसएससी हैं, हम बैंकिंग नहीं है, ना हम आईबीपीएस हैं, ना एसबीआई पीओ हैं, हम हैं एसएससी, तो हमारा ये फिक्स पैटर्न है, इसी से पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि हम पजल दे देंगे भाई। अच्छा, जो एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का जो बात चल रही थी कि इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में नहीं पार्ट प्ले कर रही थी? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ भी पार्ट प्ले कभी नहीं किया, मैं चिल होके पढ़ाई किया। मैंने आएगा, दिक्कत सबको होगी,
हाँ। अगर बैंकिंग की रीजनिंग आएगी, पजल आएगी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बैंकिंग के बच्चे उसमें बैठे हैं। अगर मुझे दिक्कत आएगी तो सबको दिक्कत आएगी। मैंने हमेशा भगवान से ये प्रार्थना की कि मेरा एसएससी सीजीएल का मेंस पहले दिन होना चाहिए। बच्चे पहले दिन से डरते हैं, लेकिन मैंने हमेशा चाहा। उसका कारण क्या है सर? पहले दिन प्रेशर रिलीज, खत्म। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में कंफर्म मार्क्स बढ़ेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं क्या आने वाला है। कंप्यूटर में मेरे मार्क्स कम आए, लेकिन मुझे हमेशा से पता था कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था। किसी को नहीं पता था कि कंप्यूटर में क्या आने वाला है। लेकिन जब फर्स्ट डे का कंप्यूटर हो गया तो 3 तारीख वालों को ये पता था कि सर सेकंड में ये आ चुका है, थर्ड को भी यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उन्होंने एक रात में कवर किया, उनके मार्क्स अच्छे आ गए। लेकिन कॉन्ट्ररी, मुझे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी इन्होंने एक बात करी, कंप्यूटर पहले एज अ सीपीटी हमारे पास एग्जाम हुआ करता था, सीपीटी और टाइपिंग अलग से हुआ करती थी। बट इस बार क्या किया है एसएससी ने, पहले आपका जो पहला पार्ट है, पेपर 1 है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग ले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने जीएस और इंग्लिश ले लिया। उसके जस्ट बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है 15 मिनट के लिए। तो वो वाले पेपर के लिए, कंप्यूटर के लिए, क्योंकि पहली बार आ रहा था अलग से, मतलब वैसे तो आता ही था सीपीटी के थ्रू, बट इस बार इन्होंने इसी के साथ लिया है। तो इसके लिए कंप्यूटर के लिए आप कैसे पढ़े? कंप्यूटर आपको जो पढ़ना है ना, वो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सब लोग नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं। हमें पढ़ना है जो हमारे सर ने बताया। बिल्कुल। नोटिफिकेशन आपको क्यों दिया गया है? आपको उसमें टॉपिक लिख के दिए, जो सिलेबस वाला पार्ट है उसमें आपको टॉपिक दिए हुए कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछेंगे। बेसिक कंप्यूटर पहली यूनिट है सर। उसके बाद एक्सेल और ये जितनी भी चीजें होती है, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, वो पूछेंगे एक यूनिट में। फिर एक यूनिट में आपसे वायरसेस के बारे में पूछेंगे, साइबर सिक्योरिटी। तो उन्होंने खुद ही सब कुछ डिवाइड कर दिया ना। बिल्कुल। आप जाओ ना, उस टॉपिक को डालो ना यूट्यूब पे, पढ़ लो, या कहीं से आपको पीडीएफ मिलती है, उसको पढ़ लो। एक बात और यहाँ से निकल के आती है, और आप सब शायद इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देते होंगे। किसी फैकल्टी ने, किसी टीचर ने कहा कि ये पढ़ लीजिए, बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल उनको फॉलो कीजिए, ठीक है, और आंख बंद करके नहीं फॉलो करना है, एक बार नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना है। आपके सामने हमारे साथ लवकांत सर है, और ये बता रहे हैं कि देखो भी आपके पास नोटिफिकेशन है, सब दिया तो है कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर नया ऐड हुआ है तो उसमें क्या पढ़ना है, कहीं भागना नहीं है इधर उधर, कहीं मतलब जाके देखना है। आपके पास नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर उसके थ्रू आप जा सकते हो कहीं उस चीज को सर्च करने के लिए, ठीक है। ये तो रहा सब कुछ टॉपिक्स। अब आते हैं जो मेन बात है, और सभी के लिए बहुत ज्यादा मेन बात है, मॉक्स। और मॉक्स सर आपने कब से लगाने स्टार्ट किया? क्या स्टार्टिंग से लगाते हैं? वैसे तो आप कई बार बता चुके हैं, हाँ बिल्कुल, पहले से स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि फर्स्ट डे से लगा रहे हैं, बट मॉक्स लगाने का तरीका क्या था? और कुछ बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, जैसे मॉक्स लगा लेते हैं, तो ये मेरे साथ भी आया हुआ है, मॉक्स लगाते हैं, मॉक्स लगाते सारे उड़ जाते हैं, 10-15 मिनट बाद इसका एनालिसिस करेंगे। तो ये सब बातें जरा डिस्कस करते हैं मॉक्स के बारे में। आइए सब बताइए मॉक्स के बारे में। मॉक्स लगाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको काम करना है, वो करना है सब चीजों से फ्री होना। बिल्कुल। आप अपना लैपटॉप लीजिए, फोन लीजिए, कमरे में कुंडी लगाइए, बैठ जाइए, 1 घंटे तक उठना नहीं है। आप उठ गए, आपने मॉक खराब कर दिया। बिल्कुल। क्यों? एसएससी में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा, आपको हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा, पॉज करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम ये है। उसके बाद आपको सबको ये बात पता होती है कि सर मेरी वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शंस क्या है। आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग की तरफ जाइए ना। वीक वाला आएगा तो लास्ट में भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो पहले भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले उठा लीजिए आप स्ट्रॉन्ग पोर्शन। मान लो आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आप सबसे पहले मैथ्स को निपटा लीजिए ना, क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब आपको उसमें सब कुछ आता भी है और कम टाइम भी लगता है। बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता मुझे आता तो सब है लेकिन लगता है 1 घंटा है, तो फिर वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, आप ये गलत फहमी में है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। तो जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, वो आपको आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करेगा। दूसरी बात, जब आप टाइम उस चीज को दे देंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आप सारे क्वेश्चन सही सही कर लेंगे, आपके पास टाइम कम बचेगा, बिल्कुल, तुक्के मारने की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तुक्के मारने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप जब लास्ट तक पहुंचेंगे, आपको 4 या 5 मिनट बचेंगे, आपको जो जो आ रहा होगा फटाफट फटाफट उसको लगा देंगे, तुक्के मारेंगे ही। तो आप दोनों तरफ से सेफ है। बस जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करो। मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूं कि वो नॉर्मली जाते हैं। कैसे? बोले पहले रीजनिंग आता है उसको सॉल्व करेंगे, फिर जीएस आता है उसको सॉल्व करेंगे, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल क्यों जी? आपको रीजनिंग आता है, करिए सबसे पहले, आप उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को उठाइए ना, इंग्लिश आपका लास्ट में दे रखा है सबसे, लेकिन इंग्लिश में मात्र 5 मिनट या 6 मिनट लगते हैं आपको सॉल्व करने में। आप उसको सेकंड नंबर पे सॉल्व कीजिए ना। टियर 1 में आपके पास स्विच करने का होता है ऑप्शन, आप स्विच करो, आप इंग्लिश की तरफ जाओ, आपको 6 मिनट लगेंगे, आपकी इंग्लिश पूरी टेंशन फ्री। जीएस को सेकंड करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं सर हम जीएस का एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? आपने जितना ज्यादा जीएस को टाइम दे दिया उतने ज्यादा तुक्के मार दिए, खत्म। बिल्कुल, यही वाली बात मैं भी बताने वाला था। जैसे एग्जाम देता था तो अगर मुझे जीएस में टाइम मिल जाता था
तो तुक्का जरूर लगता था। तुक्का लगता है सर। तो इसका मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि पहले कर लेता हूँ मैथ्स और रीजनिंग जहां पर तुक्का नहीं लगता, उसके बाद करूंगा इंग्लिश और लास्ट में करूंगा जीएस, जिससे जीएस में मुझे टाइम ही ना मिले सोचने का, तुक्के का। तो बिल्कुल सही बात की, वाली बात तो बिल्कुल मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर पाऊंगा। तो जैसे क्या होता है, जैसे मॉक्स में आपने मॉक दिया बराबर 1 घंटे का, और मॉक में देने के बाद आपके मैथ्स में चैप्टर जो आता था आपको उसमें से भी गलत हो गया, आपको इंग्लिश में कोई चैप्टर आता उसमें से गलत हो गया, जीएस में आपने मान लीजिए आपने मॉडर्न पढ़ा हिस्ट्री, उसमें तो क्वेश्चन गलत हो गया आपका, और इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही हुआ। तो जब कोई चीज आती भी गलत हो जाती है तो उसको कैसे टैकल करते थे? उसको टैकल करने का सर सबसे सही तरीका ये था, आपको अपना रिवीजन पार्ट हमेशा स्ट्रांग रखना पड़ेगा सर। आप भूलेंगे, हम सब इंसान हैं, मेमोरी सबकी है, भूलते सब हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो एक बार उसने पढ़ लिया वो लाइफ टाइम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल भूलेंगे, हम भी भूलेंगे। आप रिवीजन कीजिए ना, मल्टीपल रिवीजन इज द की। बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे। तो मैं हमेशा इन 2-3 चीजों पे हमेशा जोर डालता हूँ, एनालिसिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, 3 चीजें करिए, खत्म। अच्छा, तो रिवीजन जो आप करते थे, रिवीजन मतलब वीकली करते थे या मंथली करते थे? वो रिवीजन कैसे था? रिवीजन मॉक टेस्ट से करता था सर। मॉक टेस्ट से करते? मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आया, नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन गलत हुआ है तुरंत उसी टॉपिक पे पहुंचा, अपनी किताब उठाई, अपने नोट्स उठाए, फटाक से पढ़ लिया, खत्म किया। क्या उसमें नोट जो आपने नोट्स बना रखे थे, मान लो कोई नई चीज आ गई जो आपने नहीं पढ़ी, ऐसा बहुत बार होता है कि मॉक्स देते हैं, मॉक्स में देते देते क्योंकि वो एमसीक्यूज होते हैं, वो पीवाईक्यूज नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट उसके अंदर एमसीक्यू भी आ जाते हैं। तो जैसे वो एमसीक्यू आता है, क्योंकि हम मॉक्स देते ही क्यों हैं, क्योंकि उसके अंदर एमसीक्यू आए, क्योंकि पीवाईक्यू तो हम अलग से दे ही रहे हैं। तो जो एमसीक्यू जो नया क्वेश्चन आया था तो उसको आप ट्रीट कैसे करते थे? क्या उसके लिए अलग से नोट्स बनाते थे, उसमें ऐड करते थे, क्या करते थे उसके लिए? जो नया क्वेश्चन आता था उसको सबसे पहले तो सॉल्यूशन एनालिसिस करके जो मॉक टेस्ट था उससे सीखता था। उसके बाद एक स्टार मार्क किया, कॉपी में गया और उसको लिख लिया कि भैया ये एक नया टाइप है जो आ सकता है एग्जाम में, इस पे भी फोकस बनाए रखना है। क्योंकि आप लास्ट के 2 दिन ना तो आपका मॉक देने में मन लगता है, ना आपको कुछ करने में मन लगता है, आप बस वो कॉपी उठाइए, जहां स्टार लगा उसको देखिए, खत्म कीजिए, क्योंकि बाकी सब आपको आता है। आपको जो नहीं आता है वो आपने स्टार लगा के लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। तो कोई ये सब बातें तो रही, आप हमने बात करी मॉक्स के ऊपर, हमने सारे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कवर किया, इनके बारे में जाना। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है सर आपके साथ? सर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं सर। okay. और 2 सिस्टर्स हैं सर मेरी। तो सभी किसी विलेज है या फिर अर्बन एरिया में रह रहे हैं? सर आधी फैमिली गांव में रहती और आधी फैमिली इंदौर। तो माता पिता इंदौर में रहते हैं? गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हैं। तो जैसे आपने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लैक हुआ, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी, इस बार तो पोस्ट प्रेफरेंस भी ऐसी भराई गई है कि पहले ही भरा दी गई है। तो जो पोस्ट प्रेफरेंस वाला पार्ट था तो उसमें आपने जो पोस्ट भरी है तो वो कैसे आपको मिली है पोस्ट? मतलब जैसे कि आपने पोस्ट भरी होगी। सर रैंक मेरी ठीक ठीक थी सर, 1249। ओके। तो मुझे मिल जाती पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट मुझे मिल जाती, लेकिन मुझे मैक्सिमम पोस्ट इस बात से मतलब नहीं था कि मुझे भौकाल चाहिए या कुछ चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जीवन में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 22-23 साल से सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं इस बात की चाहत या कामना के साथ कि एक दिन सुकून मिलेगा। और वो सुकून मिलने के बाद भी मैं भौकाल के चक्कर में साउथ में पोस्टिंग ले लूं और उसके बाद फिर से उसी चीज में लग जाऊं कि नहीं 2023 का फिर से दूंगा, फिर से नॉर्थ में आने की कोशिश करूंगा, एक सीट वेस्ट करूंगा, एक बच्चे की जिंदगी खराब करूंगा, एक फैमिली की एक और नौकरी छीन लूंगा। ये मेरा कभी भी मकसद नहीं रहा सर। हाँ, इसके ऊपर तो मीन्स भी आप देखते रहते हैं कि जो आपने लिया, आपने बात बताई कि पीएस से घर पे लेके खुश हूँ। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर साउथ में बनना नहीं पता, साउथ वाले बच्चे यहाँ पर, क्योंकि देखो होम स्टेट का अपने एक अलग चार्म होता है, ठीक है। ये तो और सर आपने जो सुना है मैंने कि आपने पहली पोस्ट भरी और वही में आपको मिल गई। बिल्कुल सर, मैंने डिविजनल अकाउंटेंट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, क्योंकि मुझे पता था मिल भी जाएगी, पोस्ट भी अच्छी खासी थी और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है। अब मेरी बस स्टेट प्रेफरेंस में मध्य प्रदेश रहेगा। तो क्या लगता है आपको स्टेट मतलब होम स्टेट मिल सकता है? चांसेस हैं सर। अब मैं तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि कैग एक इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपनी वैकेंसीज ओपन नहीं करता है। अच्छा, आप इसको चाहे अच्छी बात मान लो चाहे खराब बात मान लो, लास्ट तक बच्चों के अंदर हार्ट बीट 72 से 110 पहुंच चुकी होती है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा यही चलता है। अच्छा, इस डिविजनल अकाउंटेंट का मतलब काम क्या होता है? इसमें काम मतलब लोगों को करना क्या होता है इसमें? सर एक्चुअली डिविजनल अकाउंटेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूट, हम एसएससी से रिक्रूट होकर जा रहे हैं और स्टेट में पोस्टेड होता है। उसका सब कुछ स्टेट करता है, सैलरी स्टेट बनाएगा, डियरनेस अलाउंस जो भी होगा सब कुछ स्टेट करेगा। वो काम करता है स्टेट के लिए, रिक्रूट करती है सेंट्रल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक अधिकारी बिठाया जाता है कि जो सेंटर से पैसा आया है उसको सही तरीके से उसका फ्लो स्टेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चलता है सर। अच्छा, तो ये बात आपकी पोस्ट के बारे में होगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके हल्का सा मूड करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, मतलब आप क्या करना मैक्स टू मैक्स पसंद करते हैं? सर फर्स्ट मेरा क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, और दूसरा संगीत, म्यूजिक, गाना मुझे बहुत पसंद है। तो क्रिकेट मतलब कब से? क्रिकेट बचपन से। बहुत मार खाई। बहुत ये चेहरा ऐसी थोड़ी काला होता है। बैटिंग या बॉलिंग?
ऑलराउंडर, बहुत अच्छी बात है। और जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक पार्ट आपकी लाइफ में कैसे प्ले कर रहा है? मतलब म्यूजिक पार्ट आपको हमेशा एक कदम आगे रखेगा दूसरों से। उसका कारण ये आप जब भी डल होते हैं, आपके पास हर प्रकार का म्यूजिक है। आप भजन सुनिए, अगर आप डल हैं, आप भजन सुनेंगे, आपके अंदर एक अलग ही, बहुत अलग एक फीलिंग आएगी और आप सब छोड़ के फिर से प्रिपरेशन में लग जाएंगे। अच्छा, जो ये प्रोसेस रही है पूरी एसएससी जर्नी आपकी जो रही है, इसमें आपको बेस्ट पार्ट क्या लगता है? मतलब पूरी जर्नी आपने देखी कि यार मैंने आईआईटी दिया, फिर बीटेक करी, बीटेक करने के बाद फिर से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद मैं एसएससी में आया, तो जो टाइम था, वो जो फेज था, उसमें आपने मतलब कमियां क्या रही, क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी, वो चीज़ें ज़रा मुझे जाननी है और बच्चों को भी जाननी होगी, क्योंकि ये शायद जो आपने फेस की शायद वो भी फेस कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन, ओके। कोचिंग इंडस्ट्रीज में लड़ाई चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को बच्चे चाहिए, हर किसी को पैसा कमाना, तो वो चलती रहेगी। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कैमरे के पीछे दुनिया बहुत अलग होती है, बिल्कुल। और क्या आपके घर में दुनिया बहुत अलग है। आपको नौकरी से मतलब है, आपको अपनी जॉब, आपकी फैमिली से मतलब है। और जो सबसे बड़ा आज के टाइम पे हर्डल है, वो फोन ही है सर। आप YouTube खोलेंगे लेक्चर देखने के लिए, आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा, एक बेहतरीन सा थंबनेल होगा, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होगी, आप तुरंत उसकी तरफ कूद जाएंगे। आपने 5 मिनट लेक्चर देखा, 15 मिनट लड़ाई। आप खुद सोच लीजिए, आपने अपने टाइम का यूटिलाइज किया या वेस्ट किया। ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे। कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, कोई अपने आप को कितना भी साफ बताता हो, वो सब अंदर से गंदे हैं, क्योंकि वो एक भी बच्चे का भला नहीं चाह रहे। सब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, ऐसे खाने को दौड़ रहे हैं कि नहीं मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तू मेरा मर्डर कर दे। और वो सब कहाँ सर? ऑनलाइन। ऑफलाइन सब अच्छे दोस्त हैं, गले मिलते हैं आराम से पीठ पीछे, लेकिन ऑनलाइन सब आके बताएंगे कि नहीं बच्चा ये गलत है, ये गलत है, आप मुझसे पढ़ो, आप मेरे बच्चे हो। ये देखो बच्चा तो देखो आप सभी को पता है कि आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो रिसोर्सेज रहते हैं, सोर्सेज रहते हैं अलग अलग जहाँ से रहते हैं, तो बच्चा पूरी कोशिश करता है कि उसे सबसे बेस्ट मिले, बिल्कुल बेस्ट मिले। तो वो बच्चा ऐसा नहीं है, जो आपके साथ जो चल रहा है आप देख भी रहे होंगे, ये रियलिटी नहीं होती। आप ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा शायद क्या नाम एक्स पर्सन से पढ़ा हो, और उसको शायद एक्स पर्सन की ये चीज़ पसंद आई हो, बट वाई पर्सन की शायद दूसरा टॉपिक पसंद आया हो, तो बच्चा ऐसा करता है। इसमें कोई बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये सब बातें तो हॉबीज के बारे में। कहीं आप इंगेज भी थे, कोई डिस्ट्रैक्शन था जो आपकी लाइफ में उस टाइम चल रहा था सर? क्रिकेट सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहा है। इसके अलावा सर कोई डिस्ट्रैक्शन? नहीं सर, इसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप अगर कुछ पर्टिकुलरली पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, ये तो देखो जो जर्नी थी उसमें जो टैकल्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स आई, मैंने सर के साथ डिस्कस किया ही। कोई ऐसी बात जो बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहते हो, जो मैसेज जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो? मैंने जो एक गलती मेरे जीवन में की, जिस वजह से मेरे कुछ फेलियर्स भी आए, उसमें कारण ये था कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड था, ऐसा नहीं था। लेकिन क्रिकेट मेरी एक ऐसी वीकनेस रही है ना, कि मुझे रात को भी 12 बजे फोन लगा के उठा के बुलाएगा ना कि भाई मैच है, मैं सब छोड़ के आ जाऊंगा मैच खेलने। मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी पढ़ाई चल रही, मेरी यूपीएससी का कल पेपर है, मैं आज मैच खेलने आया। मेरे घर में शादी है, मैं दोपहर में 12 बजे मैच खेल रहा हूँ, शाम को 4 बजे बारात जानी है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चक्कर में सर एक वक्त ऐसा आया जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को बोल दिया कि आपका लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, बर्बाद है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। उस टाइम मुझे बहुत खराब लगा कि मैं, ऐसा नहीं है क्रिकेट कोई खराब चीज नहीं है सर, बिल्कुल, लेकिन मुझे भी बुरा लगा कि हाँ अगर मैं जॉब नहीं ले पा रहा हूँ तो उनका भी बोलना सही है। उस टाइम मैं घर से निकला, मैं इंदौर गया, भले मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, लेकिन इंदौर में मेरी आधी फैमिली रहती है, तो मैं उनके साथ रहा। मैंने उस टाइम इन 5 महीनों में मैंने एक दिन बॉल कैसी होती है ना, मैंने कोई क्रिकेट का मैच देखा, आइदर इट इज T20 वर्ल्ड कप और आइदर इट इज IPL, कुछ भी हो, मैंने ना कोई क्रिकेट का मैच देखा, ना मैंने कोई मैच खेला, बस प्रिपरेशन की। तो आपको इससे बचना है। आप अगर प्रायोरिटीज वाली बात है, अगर आपकी प्रायोरिटी आपका एग्जाम है, तो आपको क्रिकेट को नीचे रखना पड़ेगा। माँ बाप गलत नहीं होते, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा कभी भी, क्योंकि वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, वो गरीब आपको देख ही नहीं सकते ना सर। बिल्कुल, आपने ये वाली बात तो सही कही। जैसे ही एग्जाम क्लियर हुआ, कि अब तक घर गए हो उनसे मिलने के लिए? नहीं सर, अभी तक नहीं गया। अब तक नहीं गए। अब वैसे मतलब जैसे पिताजी गुस्सा है, आपने बताया पिताजी गुस्सा रहते हैं, बहुत अच्छी बात कही। तो ये जो पिताजी गुस्सा है, अब क्या है उनका मतलब? मेरे और मेरे पिताजी के टर्म्स थोड़े से वैसे हैं कि हम दोनों आपस में बात नहीं करते। अच्छा, बहुत कम बात करते हैं। उनने मुझे कोई काम बोला कि ऐसा करना, मैंने वो काम कर दिया, मैं हाँ हो गया, खत्म, यहाँ तक मेरे पिताजी की बात होती है। तो अभी कोई चेंज आया? अभी बहुत चेंज है। अभी मेरे से उन्होंने लगभग 2-2.5 घंटे बात की एक दिन लगातार। बिल्कुल। तो वो बहुत रिलैक्सिंग चीज होती है। देखो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पिताजी से बात नहीं करता, मेरे अंदर एरोगेंस है, या मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करते, उनके अंदर एरोगेंस है। बात ये है कि मैं सक्सेस नहीं हूं, मैं उनसे नजर नहीं मिला सकता,
और वो मुझे सर पे नहीं चढ़ाना चाहते कि अभी मैं सक्सेस भी नहीं हुआ, इससे मीठी मीठी बातें करूंगा, ये मेरे सर पे चढ़ के कुछ भी करेगा, क्रिकेट खेलेगा, मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। तो वो अपनी जगह सही है। देखो जो पिताजी जो हमारे होते हैं उनका हमारी लाइफ में ना बहुत ही अलग अलग रोल होता है। सभी के पिताजी एक सेम नहीं होते, सभी के पेरेंट्स सेम नहीं होते। एक बहुत अच्छी बात है ना सर, माँ अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती, पिताजी नहीं करते। तो सेम हमारे साथ, हमारे पिताजी भी हमारी भावना व्यक्त नहीं करते और माता भावना के साथ कहती है कि जल्दी से जॉब ले ले, मेरे को कार लेनी है। ठीक है। और पिताजी वाली बात नहीं कह पाता क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होता है, वो उसी फेज से गुजर चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि इस फेज में बच्चा ये करेगा या फिर मैं ये बोलूँगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। खैर ये तो होगी बहुत ज़्यादा इमोशनल बात, क्योंकि पिताजी जो लोग होते हैं, मेरे साथ भी सेम है और आपके साथ भी सेम ही है बिल्कुल। इसके अलावा जो बच्चे कुछ अलग से मैसेज देना चाहते हो, पढ़ाई से रिलेटेड जो बच्चे को मैसेज देते हो, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने फ़ोन रहता है और एक के बाद एक रील आती है, तो वहाँ से हट के कैसे वो एग्जाम की प्रिपरेशन करें। एक लास्ट मैसेज प्लीज बच्चों के लिए। मैं एक ही बात बोलूंगा, इमोशनल किसी के भी वीडियो को देख के मत होना। कोई कुछ भी कर रहा हो, इमोशनल इसलिए नहीं होना है कि अगर वो आपको ये बोलता ना कि हम यूट्यूब पे आके फ्री पढ़ा रहे हैं, हम तो आपको पूरा कोर्स फ्री दे रहे हैं, यूट्यूब से रेवेन्यू नहीं आता क्या? उनसे पूछना कि आपका चैनल मोनेटाइज है या डिमोनेटाइज है। अगर मोनेटाइजेशन है तो यूट्यूब अच्छा खासा पैसा दे रहा है, आप फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात समझिए। हम डाटा पैक लेते हैं, रिचार्ज कराते हैं, आपका वीडियो देखते हैं, आपको मोनेटाइजेशन जाता है, आप पैसे कमाते हैं। तो इस बात से आपको इमोशनल नहीं होना और इस इमोशन में आके आपको जो चीज आप करने जा रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको पढ़ना है, आपका 8 घंटे पढ़ाई का वक्त है, अब 8 घंटे पढ़ो। मोबाइल का बेस्ट यूज करना आपको मॉक टेस्ट देने में, ना कि यूट्यूब वीडियोस देखने में। यूट्यूब वीडियोस पे आप बहुत कम ध्यान देंगे, वही जितना रेलेवेंट है उतना यूट्यूब देखो। मैं बोलता हूं आप दूसरे सोशल मीडिया साइट पे चले जाओ, इंस्टाग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब के दलदल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है सर। बिल्कुल। तो देखो, आप सभी ने जाना जितने भी जो भी इनकी लाइफ में रहा हुआ है, चाहे वो स्टार्टिंग से लेके जो ये इन्होंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी, फिर वहाँ नहीं हुआ, फिर बीटेक करी, फिर बीटेक के बाद इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की जहाँ पर वो मेंस में फेल हो गए बिकॉज ऑफ कि क्रिकेट खेलते थे। जो भी रीज़न रहा होगा, माता पिता को कोई चीज़ पसंद नहीं थी, तो फिर इन्होंने अपनी आदतें बदली और चेंज किया। फिर उसके बाद इन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और इतने कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को दिया कि इन्होंने एनालिसिस किया। इन्होंने सबसे पहले जाना कि मुझे करना क्या है, किस चीज़ के अंदर मैं जा रहा हूँ। एसएससी के अंदर जा रहा हूँ तो क्या एसएससी में पहले आया हुआ है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उनको लगाया, फिर पता किया कि अच्छा इसके अंदर ये आता है, वो चीज़ें करी। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क किया इन्होंने और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जॉब भी निकाली, B32 डिविजनल अकाउंटेंट। ठीक है। और इनसे बातें की, इनके पिताजी के बारे में बातें की, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की हमने। और आप प्लीज़, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हमें बहुत अच्छा लगा और आपके साथ क्रिकेट मैच जरूर खेलेंगे सर इस हफ्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सभी को।